हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए 8वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं और इस 8वें मॉडल पेपर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और मेरे भाई यह सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस 8वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 8वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि 9 का संबंध है 36 के साथ में, तो 11 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको कैसे सोल्व करना है। तो मेरे भाई देखिए सबसे पहले तो आपको यहां पर देखना है कि 9 से यहां पर 36 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार 9 से यहां पर 36 बना है सेम इसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 11 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर देखिए 90% स्टूडेंट यहां पर बोलेंगे कि सर यहां पर देखिए 9 से 36 बन जाएगा कैसे। यदि हम क्या करें, इस 9 का गुणा कर दें 4 के साथ में तो यहां पर बन जाएगा 9 चौक 36। और यहां पर ध्यान से देखिए 36 भी आप सभी के सामने दिया गया है। तो अब क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 11 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सेम 9 की तरह मेरे भाई इस 11 का भी हम क्या कर देंगे 4 के साथ में गुणा कर देंगे। तो 11 चौक कितना हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 11 चौक 44। यानी कि यहां पर अब हमें देखना है कि 44 किसी ऑप्शन में है, तो ध्यान से देखिए किसी भी ऑप्शन के अंदर हमें 44 नहीं दिया गया है। यानी कि इस लॉजिक के आधार पर हम इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो देखिए जब एक प्रश्न एक लॉजिक से सोल्व ना हो तो आपको क्या करना है, दूसरा लॉजिक लगाना है। अब मेरे भाई यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहां पर देखिए 9 से यहां पर 36 बन जाएगा कैसे। तो देखिए यहां पर क्या किया गया है, इस 9 के अंदर यहां पर प्लस 27 करके यहां पर लिखा गया है 36। यानी कि 9 के अंदर प्लस 27 कर देंगे तो 9 और 27 मिलकर बन जाएगा 36। और ध्यान से देखिए 36 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 11 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सेम इस 9 की तरह इस 11 के अंदर भी हम क्या कर देंगे प्लस 27 कर देंगे। तो मेरे भाई 11 के अंदर प्लस 27 करेंगे तो 11 और 27 बन जाएगा 38। अब हमें देखना है कि 38 किसी ऑप्शन में है, तो हां सर 38 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि यह पहला प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करें। यानी कि यहां पर आपसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से असंगत विकल्प कौन सा है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इन चारों विकल्पों को ध्यान से देखना है और यह पता लगाना है कि इन चारों विकल्पों में क्या क्या दिया गया है। और मेरे भाई यदि आप इन चारों विकल्पों को ध्यान से देखोगे तो इन चारों विकल्पों में से
तीन विकल्प तो आपको क्या मिलेंगे, किसी न किसी प्रकार से संगत मिलेंगे। और मेरे भाई इन तीन के अलावा एक विकल्प आपको क्या मिलेगा, किसी न किसी प्रकार से असंगत मिलेगा। और उस असंगत विकल्प का हमें क्या करना है, चयन करना है। अब इस यानी कि इन चारों विकल्पों में से असंगत विकल्प आप कैसे चुनेंगे, तो देखिए इस प्रश्न को आप तभी सोल्व कर पाएंगे जब आपको कंप्लीट राज्य और राजधानियां याद होंगी। तो अब मेरे भाई यहां पर देखिए, यदि आपको राज्य और राजधानियां याद हैं तो आप इस प्रश्न को मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व कर दोगे। कैसे, तो देखिए सबसे पहले यहां पर देखिए, यहां पर हम देखेंगे ऑप्शन ए को। ऑप्शन ए में हमें दिया गया है मुंबई और महाराष्ट्र। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, जो ये महाराष्ट्र राज्य है, इस महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ऑप्शन बी को देखेंगे। ऑप्शन बी में देखिए हमें दिया गया है रायपुर और छत्तीसगढ़। तो मेरे भाई यहां पर भी ध्यान से देखिए, जो छत्तीसगढ़ राज्य है, इस छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है रायपुर। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ऑप्शन सी को देखेंगे। तो ऑप्शन सी में हमें दिया गया है अगरतला और त्रिपुरा। तो यहां पर ध्यान से देखिए, जो त्रिपुरा राज्य है, इस त्रिपुरा राज्य की राजधानी है यानी कि क्या, अगरतला। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ऑप्शन डी को चेक करेंगे। तो ऑप्शन डी में हमें दिया गया है जोधपुर और राजस्थान। तो यहां पर हम देखेंगे कि राजस्थान की राजधानी क्या जोधपुर है, तो नहीं सर, राजस्थान राज्य की राजधानी जोधपुर नहीं है, यानी कि राजस्थान राज्य की राजधानी है जयपुर। ठीक है, और यहां पर लिखा गया है जोधपुर। तो मेरे भाई देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ये तो क्या है, तीनों के तीनों समान है। और इनके अलावा जो ऑप्शन डी है, ये क्या है, इन तीन से अलग है। और हमें क्या करना है, अलग ही चयन करना है या अलग कोई हमें देखना है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि इन चारों विकल्पों में से असंगत विकल्प हो जाएगा ऑप्शन है डी। और मेरे भाई ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का यहां पर करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इन चारों विकल्पों में से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर देखना है कि यहां पर राजस्थान का संबंध जयपुर के साथ में कैसे है। यानी कि जो संबंध राजस्थान का जयपुर के साथ में है वही संबंध होगा त्रिपुरा का इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले शब्द के साथ में। तो मेरे भाई यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए यहां पर राजस्थान का संबंध जयपुर के साथ में कैसे है। तो अभी हमने बताया था कि राजस्थान राज्य की राजधानी होती है जयपुर, या फिर राजस्थान राज्य की राजधानी है जयपुर। ठीक है, अब इसी प्रकार से आपको यहां पर बताना है कि त्रिपुरा राज्य की राजधानी क्या है। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर त्रिपुरा राज्य की राजधानी आएगी। तो मेरे भाई त्रिपुरा राज्य की राजधानी है अगरतला, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर शब्द भरा जाएगा अगरतला। अब हमें देखना है कि अगरतला किसी शब्द के या किसी ऑप्शन के अंदर दिया गया है। तो आंसर अगरतला शब्द में दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और यहां पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर
पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ दिया जाएगा। और मेरे भाई ये 21,000 प्लस क्वेश्चन है आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस पीडीएफ को इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। और इसी के साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी क्लासेज होंगी उन सभी क्लासों का पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री के अंदर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, एक निश्चित कूट भाषा में PIZZA को BAAJQ तथा BURGER को SFHSVC लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में NOODLES को क्या लिखेंगे। यानी कि ये चौथा प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को हम एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहां पर पता करना है कि यहां पर PIZZA को यहां पर BAAJQ कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से हम यहां पर पता करेंगे कि BURGER को SFHSVC कैसे लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि NOODLES को क्या लिखेंगे या फिर क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले यहां पर आपको देखना है कि PIZZA को यहां पर क्या लिखा गया है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, इसको यहां पर लिखा गया है BAAJQ। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर पता करना है कि PIZZA से यहां पर BAA और JQ कैसे लिखा गया है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले हमारे सामने ये जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन सभी का हम कर लेंगे नंबरिंग। और यदि आप नंबरिंग कर लोगे तो यहां पर आप इस तरह के कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न को एग्जाम में फटाफट से सोल्व कर लोगे। कैसे, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, यहां पर देखिए P का नंबर होता है 16, इसी प्रकार से देखिए I का नंबर होता है 9, Z का नंबर होता है 26, इसी प्रकार से इस Z का नंबर भी हो जाएगा 26, A का नंबर होता है 1। इसी प्रकार से यहां पर देखिए B का नंबर होता है 2, A का नंबर होता है 1, फिर इसी प्रकार से इस एक का भी यानी कि इस A का भी नंबर हो जाएगा 1। उसके बाद में है J का नंबर होता है 10, J के बाद में है Q का नंबर होता है 17। अब यहां पर आपको क्या देखना है, यहां पर आपको संख्या को देखना है ना कि अल्फाबेट लेटर को। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए मेरे भाई, यदि हम यहां से देखेंगे, देखिए 16 से यहां पर बन जाएगा 2, कैसे, यदि हम 16 में से -14 कर देंगे तो यहां पर बन जाएगा 2, यानी कि यहां पर संख्या क्या होगी, बड़ी चलेगी। लेकिन यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए और ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए यदि हम आखिरी के लेटर से यहां पर चलेंगे तो देखिए यहां पर 1 है, 1 से यहां पर चलेंगे तो देखिए 1 से कितना बन रहा है 2, तो 1 से 2 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम यहां पर 1 के अंदर क्या कर दें, +1 कर दें तो 1 और 1 मिलकर बन जाएगा 2। फिर देखिए यहां पर Z से बन रहा है कितना, 1, यानी कि A। ठीक है, Z आता है 26 पर, 26 से 1 बन रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर भी हो रहा है +1। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर 26 से 1 बन रहा है यानी कि यहां पर हो रहा है -25। तो मेरे भाई यहां पर इस तरह से नहीं देखना, यहां पर हम आगे चल रहे हैं यानी कि A से बन रहा है B। ठीक है, तो Z से आगे क्या बनेगा, इस तरह से आपको देखना है। ठीक है, तो अब Z से आगे तो कोई अल्फाबेट लेटर होता नहीं है, लेकिन हमें जब Z से अगला लेटर ज्ञात करना होता है तो फिर से अल्फाबेट लेटर स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरे भाई यहां पर थोड़ा सा समझिए, देखिए 26 नंबर पर आता है Z। अब Z से अगला लेटर हम ज्ञात करेंगे तो मेरे भाई फिर से अब अगला लेटर ज्ञात करेंगे, तो अब 27 नंबर पर कौन सा लेटर होगा, तो यहां पर हो जाएगा A। इस तरह से आपको देखना है। ठीक है, अब यहां पर देखिए यानी कि 26 से 1 पर चलेंगे तो यहां पर भी क्या होगा, +1। अब फिर देखिए यहां पर भी यदि हम 26 से A पर चलेंगे तो यहां पर भी क्या होगा, +1। फिर देखिए मेरे भाई
यहाँ पर क्या है 9, 9 से यहाँ पर चलेंगे जे पर यानी कि 10 पर है, तो 9 से 1 बनेगा कैसे, यदि हम 9 के अंदर भी क्या कर दें प्लस 1 कर दें तो 9 और 1 बन जाएगा 10। फिर इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखिए, 16 से यदि हम क्यू पर यानी कि 17 पर चलेंगे तो 16 से 17 बनेगा कैसे, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 16 के अंदर भी क्या कर दें प्लस 1 कर दें तो 16 और 1 बन जाएगा 17। यानी कि यहाँ पर अब आपको पता चल गया कि PIZZ से यहाँ पर BAAJQ कैसे लिखा गया है। तो यहां पर ये वाले अल्फाबेट लेटर हैं, इनको एंड से शुरू किया गया है और सभी के अंदर प्लस 1 करके ये वाले अल्फाबेट लेटर लिखे गए हैं। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार से मेरे भाई यहां पर समझिए थोड़ा सा, देखिए इसी प्रकार से हम यहां पर देखेंगे कि BURGER को SFHSVC इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो यहां पर एक बार इन सभी को ऐसे थोड़ा सा हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कतें ना आए। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमें क्या करना है, इन सभी अल्फाबेट लेटर से ये वाले अल्फाबेट लेटर कैसे आए पता करेंगे। तो यहां पर देखिए सबसे पहले है मेरे भाई क्या बी, उसके बाद में है यू, फिर क्या है आर, फिर है जी, उसके बाद में है ई, फिर है आर। ठीक है, इसी प्रकार से अगले लेटर देखिए, देखिए इसको लिखा गया है एस, फिर है एफ, उसके बाद में क्या है एच, फिर है मेरे भाई एस, फिर है वी और फिर है सी। देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, लेकिन जब इस टाइप के प्रश्न को आप समझ जाओगे तो एग्जाम में आप फटाफट से सोल्व कर लोगे। अब यहां पर आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको यहां पर करना है नंबरिंग। यहां पर देखिए बी का नंबर होता है 2, यू का नंबर कितना होता है, यू का नंबर होता है 21, तो यहां पर हम लिख देंगे 21। फिर है आर, आर का नंबर होता है 18, उसके बाद में क्या है जी, जी का नंबर होता है 7। फिर इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे है ई, ई का नंबर होता है 5, उसके बाद में है आर, आर का नंबर होता है 18। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए मेरे भाई आगे क्या है एस, एस का नंबर होता है 19, उसके बाद में है एफ, एफ का नंबर होता है 6, फिर है एच, एच का नंबर होता है 8, उसके बाद में क्या है एस, एस का नंबर हो जाएगा 19, फिर क्या है वी, वी का नंबर होता है 22, यहाँ पर हम लिख देंगे 22, फिर क्या है सी, सी का नंबर होता है 3। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर को यानी कि एंड से देखेंगे और यहां पर इन सभी अल्फाबेट लेटर को हम क्या करेंगे फर्स्ट से देखेंगे। तो यहां पर देखिए मेरे भाई यहां पर देखिए, यहां पर 18 से 19 बन जाएगा कैसे, यदि हम 18 के अंदर क्या कर दें प्लस 1 कर दें तो यहां पर बन जाएगा 19। फिर देखिए यहां पर 5 से कितना बन रहा है 6, तो 5 से 6 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 5 के अंदर क्या कर दें प्लस 1 कर दें तो बन जाएगा 6। फिर कंटिन्यू देखिए, देखिए यहां पर 7 से क्या बन रहा है 8, 7 से 8 बन जाएगा कैसे, यदि हम 7 के अंदर भी क्या कर दें प्लस 1 कर दें तो 7 और 1 बन जाएगा 8। फिर देखिए 18 से यहां पर बन रहा है 19, 18 से 19 बनेगा कैसे, तो यहां पर भी देखिए यदि हम प्लस 1 कर दें तो 18 और 1 बन जाएगा 19। फिर यहां पर देखिए, यहां पर देखिए 21 से यहां पर बन रहा है 22, तो 21 से 22 बनेगा कैसे, तो यहां पर भी देखिए यदि हम 21 के अंदर क्या कर दें प्लस 1 कर दें तो यहां पर बन जाएगा 22। फिर यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए 2 से यहाँ पर बन रहा है कितना 3, तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर 2 के अंदर क्या किया गया है प्लस 1 करके यहाँ पर लिखा गया है। अब यहाँ पर भी आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि यहाँ पर इन सभी अल्फाबेट लेटर से ये वाले अल्फाबेट लेटर किस प्रकार से लिखे गए हैं। तो मेरे भाई क्या किया गया है, इन सभी अल्फाबेट लेटर के अंदर प्लस 1 करके ये वाले अल्फाबेट लेटर लिखे गए हैं, यानी कि इन सभी अल्फाबेट लेटर को तो किया गया है एंड से शुरू, और यहाँ पर जो अल्फाबेट लेटर लिखे गए हैं वो लिखे गए हैं फर्स्ट से। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से पता करेंगे कि NOODLES को क्या लिखेंगे या फिर किस प्रकार से लिखा जाएगा, या फिर मेरे भाई इसको क्या लिखेंगे। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, एक बार यहां से इन सभी को भी हटा देते हैं। अब देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले यहाँ पर कौन कौन से अल्फाबेट लेटर हैं उन सभी को यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले है एन, उसके बाद में है OO, उसके बाद में है डी, डी के बाद में है मेरे भाई एल, एल के बाद में है ई और ई के बाद में है एस। अब इन सभी से हमें क्या करना है, अगले लेटर ज्ञात करने हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए, सबसे पहले इन सभी का यहाँ पर नंबरिंग करिए। देखिए मेरे भाई एन का नंबर होता है कितना 14, ठीक है, ओ का नंबर होता है 15, इस ओ का नंबर भी हो जाएगा 15, डी का नंबर होता है 4, एल का नंबर होता है 12,
ई का नंबर होता है 5 और एस का नंबर होता है 19। अब क्या करेंगे, इन सभी के अंदर +1 करके अगले वाले लेटर लिखेंगे। लेकिन यहां पर आपको क्या करना है, इन सभी अल्फाबेट लेटर को एंड से शुरू करना है और यहां पर फर्स्ट लेटर से आपको लिखते हुए चलना है। तो इन सभी के अंदर हम क्या करेंगे, सभी के अंदर यहां पर करेंगे +1। तो मेरे भाई इन सभी के अंदर हम एक बार +1 कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कतें ना आए। अब यहां पर देखिए हमें शुरू कहां से करना है, एंड से। तो यहां पर देखिए 19 के अंदर +1 कर देंगे तो 19 और 1 कितना हो जाएगा 20। 20 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है टी, तो यहां पर पहले भरा जाएगा टी, ठीक है। यहां पर मैं संख्या भी लिख देता हूं 20, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई ई से यहां पर क्या लिखा जाएगा, ई आता है 5 नंबर पर, 5 के अंदर +1 कर देंगे तो यहां पर बन जाएगा 6 और 6 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है एफ, तो यहां पर हम भर देंगे एफ। उसके बाद में देखिए फिर क्या है एल, तो मेरे भाई एल से यहां पर क्या आएगा, तो देखिए एल आता है 12 नंबर पर, 12 में +1 करेंगे तो 12 और 1 बन जाएगा 13 और 13 नंबर पर क्या आता है, 13 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है एम, तो यहां पर हम भर देंगे एम। इसी प्रकार से यहां पर देखिए डी से क्या लिखा जाएगा, तो देखिए डी आता है 4 नंबर पर, 4 के अंदर +1 कर देंगे तो बन जाएगा 5 और 5 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है ई। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे, देखिए मेरे भाई ओ आता है 15 नंबर पर, 15 के अंदर क्या कर देंगे +1 कर देंगे तो यहां पर बन जाएगा 16। 16 नंबर पर आता है पी, तो यहां पर हम भर देंगे पी। इसी प्रकार से यहां पर भी ओ है, तो मेरे भाई यहां पर ओ से भी इसी प्रकार से ज्ञात करेंगे। ओ आता है 15 नंबर पर, 15 के अंदर +1 कर देंगे तो 15 और 1 हो जाएगा 16। 16 नंबर पर सेम आता है क्या पी, तो यहां पर भर देंगे पी। उसके बाद में क्या है एन। अब इसी प्रकार से हमें यहां पर ज्ञात करना है कि एन से यहां पर क्या बनेगा, तो मेरे भाई एन आता है 14 नंबर पर, 14 के अंदर +1 कर देंगे तो 14 और 1 बन जाएगा क्या 15, तो यहां पर हम लिख देते हैं 15। 15 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है ओ, तो यहां पर पी के बाद में लेटर भर देंगे ओ। यानी कि यहां पर थोड़ा सा ध्यान से समझिए मेरे भाई, यहां पर देखिए NOODLES को यहां पर लिखा जाएगा TFMEPPO। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि TFMEPPO ये सभी अल्फाबेट लेटर में किस ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए TFMEPPO ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं ऑप्शन बी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहां पर देखिए सीरीज में दिया गया है सबसे पहले 5, 5 के बाद में 15, 15 के बाद में 45, 45 के बाद में 135 और 135 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहां पर देखिए मेरे भाई इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, तो वो देखिए यहां पर देखिए सबसे पहले यहां पर 5 से 15 बन जाएगा कैसे, तो देखिए यहां पर यदि हम क्या करें इस 5 का मल्टीप्लाई कर दे किसके साथ में, 3 के साथ में, तो 5 हो जाएगा 15। फिर देखिए 15 से यहां पर बन जाएगा 45 कैसे, यानी कि 15 से बन रहा है 45 से, तो कैसे बनेगा। तो यहां पर भी देखिए यदि हम 15 का मल्टीप्लाई किसके साथ में कर दें, 3 के साथ में कर दें, तो 15 बन जाएगा 45। फिर देखिए 45 से कितना बन रहा है 135, तो 45 से 135 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यदि हम यहां पर भी देखिए 45 का मल्टीप्लाई कर दे किसके साथ में, 3 के साथ में, तो 45 ये हो जाएगा 135। अब इसी प्रकार हमसे पूछा गया है कि 35 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जो ये वाली संख्या है इस संख्या को ध्यान से देखना है कि यहां पर हुआ क्या है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए
5 से 15 बना कैसे? गुणा 3 करने से। 15 से 45 बना कैसे? गुणा 3 करने से। 45 से 135 बना कैसे? गुणा 3 करने से। यानी कि सभी का क्या किया गया है? मल्टीप्लाई किया गया है 3 के साथ में। तो मेरे भाई इस 135 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर देंगे? 135 का मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ में। तो यहां पर ध्यान से देखिए, यदि हम 135 का, मेरे भाई यहां पर देखिए, यहां पर है 135 और 135 का यदि हम मल्टीप्लाई कर दे 3 के साथ में तो यहां पर बन जाएगा 405, यानी कि 135 हो जाएगा 405। और हमें देखना है कि अब 100 यानी कि 405 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 405 में दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, परमाणु संख्या 92 वाले तत्वों का नाम क्या है? तो यहां पर देखें, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि परमाणु संख्या 92 वाले तत्वों का नाम है यूरेनियम। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहां पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो यहां पर देखें, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था बंबई में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये प्रश्न बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो जल्दी से बताइए, इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि दूध को दही में बदलने के लिए लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आठवें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहां पर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है एक, और यह प्रश्न भी बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि दूध को दही में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखना, दूध को दही में बदलने की प्रक्रिया को बोला जाता है किण्वन, ठीक है। तो मेरे भाई यहां पर याद रखना क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर है। तो यहां पर आठवें प्रश्न के अंदर हो जाएगा करेक्ट आंसर है, और दूध को दही में बदलने की प्रक्रिया को बोला जाता है किण्वन, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो एक काम कीजिए मेरे भाई, इस प्रश्न को भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो यहां पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से सबसे हल्की धातु कौन सी है? या फिर देखिए, इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि सबसे हल्की धातु का नाम क्या है। तो यहां पर देखिए, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि इन सभी में से सबसे हल्की धातु है लिथियम। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई देखिए, इस क्लास को आपको एंड तक देखना है,
है, क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन है आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए भी रामबाण साबित होने वाले हैं। इसलिए इस क्लास को आपको एंड तक देखना है। क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं और इस क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चन में से यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मृदा के संरक्षण को रोकने के लिए कौन सी तकनीकी उपयोगी है? ऑप्शन ए है कटाई, ऑप्शन बी है बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन सी है वृक्षारोपण और ऑप्शन डी है गहरी जुताई। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि मृदा के संरक्षण को रोकने के लिए कौन सी तकनीकी उपयोगी है, तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि मृदा के संरक्षण को रोकने के लिए वृक्षारोपण की तकनीकी क्या है उपयोगी है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे पुराना सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। और मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो आप एक काम करना इस प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट जरूर लेना। तो यहां पर देखिए आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे पुराना सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत का सबसे पुराना सक्रिय ज्वालामुखी है बेरन द्वीप। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा यानी कि ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है? या फिर देखिए इस प्रश्न को डायरेक्ट ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है? तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि इन सभी में से जो इंसुलिन नामक हार्मोन होता है यह रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहां पर देखिए याद रखना एक प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम के अंदर है कि इंसुलिन नामक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो याद रखना जो ये इंसुलिन हार्मोन होता है ये अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। इसी के साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह प्रश्न भी बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है, पूछा जाता है कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो याद रखना थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है कौन सा, थायरोक्सिन, यानी कि थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है यह थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, और 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में पहली बार सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया था? या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि भारत में पहली बार सती प्रथा को रोकने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो मेरे भाई यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन थे? भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, न्यूटन के गति के तीसरे नियम का सही उदाहरण क्या है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम का सही उदाहरण है बंदूक से गोली के चलने पर झटका लगना। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए याद रखना, न्यूटन के गति के तीसरे नियम का नाम क्या है, या न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या है? तो याद रखना न्यूटन की गति का तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। और इस 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, चावल का उत्पादन किस प्रकार की मिट्टी में सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए है दोमट मिट्टी में, ऑप्शन बी है जलोढ़ मिट्टी में, ऑप्शन सी है काली मिट्टी में, और ऑप्शन डी है लाल मिट्टी में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आपसे पूछा गया है कि चावल का उत्पादन किस प्रकार की मिट्टी में अधिक होता है। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है जलोढ़ मिट्टी में। तो मेरे भाई 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि हीमोग्लोबिन का रक्त के अंदर मुख्य कार्य होता है क्या, या फिर हम बोल सकते हैं कि रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19वें प्रश्न के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहां पर देखिए एक प्रश्न और भी पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो याद रखना रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन होता है विटामिन के। या फिर इसी प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि रक्त के थक्के को बनने में या रक्त का थक्का जो बनता है उसके लिए जिम्मेदार विटामिन कौन सा है। तो मेरे भाई रक्त के थक्के को बनने में या जो रक्त का थक्का बनता है उसके लिए जिम्मेदार विटामिन होता है के, ठीक है। और इस 19वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और मेरे भाई इन सभी को हमने क्या किया है टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ दिया जाएगा। और इस पीडीएफ को हमने टॉपिक वाइज कवर किया है। और जो भी अभ्यर्थी यदि इस पीडीएफ को लेना चाहता है तो व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। और इसी के साथ में आपको क्या किया जाएगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी ऐड कर दिया जाएगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको मिलने वाला है इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी क्लासेज होंगी उन सभी क्लासों का फ्री पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही मिलेगा। तो आप जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को ले लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कंचनजंगा चोटी किस राज्य में स्थित है? या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि कंचनजंगा पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है सिक्किम में, ऑप्शन बी है उत्तराखंड में, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश में और ऑप्शन डी है जम्मू और कश्मीर में। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि जो कंचनजंगा पर्वत चोटी है यह मेरे भाई सिक्किम राज्य के अंदर स्थित है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट लगभग 20 क्वेश्चनों को कवर किया है। तो इन 20 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कॉमेंट सेक्शन के अंदर कॉमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 प्रश्नों में से लगभग 18+ % सही हुए हैं तो उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।